नमस्कार। आज की कहानी पिता का क्रोध। रामप्रकाश जी कमरे में सो रहे थे। तभी बड़ी बहू उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी और चीख कर बोली, बाबूजी, आप कब तक सोते रहोगे? नाश्ते का सामान ला दीजिए। सबको जाने के लिए देर हो रही है। यह ऑफिस जाएंगे और बच्चे स्कूल जाएंगे। जल्दी उठाइए, नहीं तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। यह उनके बड़े बेटे जयप्रकाश की पत्नी थी। रामप्रकाश जी ना चाहते हुए भी उठ जाते हैं। रामप्रकाश जी को अच्छी नींद भी नहीं आई थी, क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। कभी भी कोई से बेटे या बहू ने उनके पैर नहीं दबाए, ना ही उनकी तबीयत के बारे में पूछते। दोनों बेटे जयप्रकाश और रवि प्रकाश फैमिली में ही मगन रहते हैं। रामप्रकाश जी उठकर गेट खोलते हैं। बहू उनके हाथ में ₹100 का नोट रखती है। वह बड़ी ही तीखी आवाज़ में उनको सामान बताकर चली जाती है, जबकि रामप्रकाश के दोनों बेटे अभी पड़े हुए सो रहे थे। रामप्रकाश जी सोचते हैं कि यह मुझसे सामान को ना कहकर जयप्रकाश या रवि प्रकाश से भी तो सामान मंगा सकती थी, और यही सोचते हुए वे दुकान पर चले जाते हैं। वह सारा सामान तो ले आते हैं, पर एक सामान लेना भूल जाते हैं, इसलिए उनके पास 20 रुपये बच जाते हैं। तभी एक आदमी, जिसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसकी बहुत बुरी हालत थी, आकर राम प्रकाश जी के पैरों में लिपट जाता है। बाबूजी, 3 दिनों से भूखा हूँ, भगवान के वास्ते मुझे कुछ पैसे दे दो, नहीं तो मुझे खाना खिला दो। राम प्रकाश जी बहुत दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें उस पर दया आ जाती है, परंतु वे सोचते हैं कि खाना कहाँ से खिलाऊंगा, बहुएं तो देंगी नहीं, इसलिए उस भिखारी को 20 रुपये दे देते हैं और घर चले जाते हैं। घर आकर वह बहू को सामान देते हैं। सामान देखकर बहू आग बबूला हो जाती है। बाबूजी, तुम तो पूरा सामान भी लेकर नहीं आए, अब नाश्ता कैसे बनाऊं? जल्दी जाकर सामान लेकर आओ। रामप्रकाश जी बहू से सामान के पैसे मांगते हैं। जितना मैंने सामान को कहा था, इतने पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए थे। यह बात सुनकर बाबूजी शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, एक गरीब आदमी मिल गया था, वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगा कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, तो मेरे पास जो 20 रुपये थे मैंने उसको दे दिए। यह सुनते ही बहू का पारा आसमान पर चढ़ गया और चीख चीख कर जयप्रकाश को आवाज़ लगाने लगी, देखिए अपने बाबूजी का कारनामा, देखिए खुद तो कुछ कमाते नहीं और हमारे पैसे भी भिखारियों में बांट रहे हैं। जयप्रकाश और रवि प्रकाश दोनों आंखें मलते हुए उठकर आते हैं। रवि प्रकाश की पत्नी और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। जयप्रकाश की पत्नी ने एक की दो लगाकर सबको उनकी बात बताई। बेटों को अपने पिता पर पहले ही गुस्सा था और अब वे और ज़्यादा गुस्सा हो गए। बाबूजी सीधे बुढ़े पर आ गए और बोले, इस बूढ़े ने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी, अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। और अब वे दोनों राम प्रकाश जी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं और लाकर गेट से बाहर धक्का देकर गेट बंद कर लेते हैं। यह भी नहीं देखते कि हमारा पिता हमारे धक्का देने से गिर गया, उनकी चोट लग गई। काफ़ी देर तक राम प्रकाश जी वहीं बैठे रहते हैं और रोने लगते हैं। फिर वह रोते हुए वहाँ से धीरे धीरे चलने लगते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ है। एक बस में बैठ जाते हैं, बस चल पड़ती है। चिंता और चोट की वजह से वे वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब कंडक्टर वहाँ टिकट के लिए आता है तो उनको मरा हुआ समझकर डर जाता है और बस को वहीं रुकवाकर उन्हें एक पार्क में लेटाकर बस लेकर चला जाता है। अब रात का समय हो जाता है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बारिश आने लगती है। उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ते ही उनको होश आ जाता है और वह पार्क में ही एक छत वाली जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। बारिश में भीगने की वजह से उनको अब ठंड भी लगने लगती है। इतने में एक 24 साल का लड़का वहां आकर बैठ जाता है। वह भी भीग चुका था, लेकिन वह जवान था, इसलिए उसको ठंड नहीं लग रही थी। वह राम प्रकाश जी की ऐसी हालत देखता है, उसको उन पर दया आ जाती है। वह उनको चाय लाकर पिलाता है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी कम हो जाती है। लड़का उनसे पूछता है, बाबा आपको कहाँ जाना है?
राम प्रकाश जी उसके इतने पहुंचने पर ही रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा मेरा कोई घर नहीं है। लड़का कहता है, बाबा आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए। राम प्रकाश जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। लड़के का नाम गोपाल था। वह उन्हें अपने घर ले आया। उसका एक कमरे का छोटा सा घर था। उसने राम प्रकाश जी को अपने कपड़े पहनने को दिए और वह खाना बनाने लगा। उसके घर में उसके अलावा कोई और नहीं था। गोपाल ने राम प्रकाश जी को खाना खिलाया। राम प्रकाश जी गोपाल से उसके बारे में पूछने लगे। वह कहता है कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में चल बसे। अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। राम प्रकाश जी को उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है। अब गोपाल उनके बारे में पूछता है। राम प्रकाश जी अपने अतीत में चले जाते हैं। मेरा नाम राम प्रकाश है। मैं एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन वह कंपनी प्राइवेट थी। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसका व्यवहार और भी अच्छा था। हमारे 2 बेटे हुए। हमने दोनों बेटों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था। अक्सर नई नई डिश बनाकर सबको खिलाता। हमारी घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। फिर हमने बड़े बेटे की शादी कर दी। उसकी बीवी को घर गृहस्थी के काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरी पत्नी और मैं मिलकर ही खाना बनाते। अब दोनों बेटे अच्छी नौकरी पर थे। मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया। रिटायरमेंट से जो पैसे मिले, हमने उन पैसों से छोटे बेटे की शादी कर दी। हमने सोचा कि हमें पैसों की क्या ज़रूरत है, हमारे दोनों बेटों की अच्छी नौकरी है, हमारा खर्चा अब हमारे बेटे उठा लेंगे। परंतु हमारी दूसरी बहू भी अच्छी नहीं आई। सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। पूरा खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी के ऊपर आ गई। जब मैंने अपने बेटों से कहा कि घर का सारा काम हम दोनों ही करते हैं, थोड़ा बहुत काम अपनी पत्नियों को भी करने को कहो, तो फिर गुस्से से बोले, आप दोनों खाली तो रहते हैं, अगर घर का काम आप कर लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। वह हमारे खर्चे को एक भी पैसा नहीं देते थे। मेरी पत्नी ने इन सब बातों की इतनी टेंशन ली कि वह चल बसी। अब मेरा ध्यान कोई नहीं रखता था। दोनों बहुओं ने अब रसोई पर अपना अधिकार कर लिया। मेरे रसोई में घुसने पर हंगामा हो जाता। मैंने रसोई में जाना बंद कर दिया। सबके खाना खाने के बाद मुझे खाना दिया जाता और अपने साथ खाने पर बैठने नहीं देते थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैंने सिर्फ 20 रुपए एक भिखारी को दे दिए और इस बात पर हंगामा हो गया और मेरे बेटों ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। इतना कहते कहते राम प्रकाश जी फिर जोर जोर से रोने लगे। गोपाल ने उन्हें बहुत मुश्किल से गले लगाकर चुप किया। फिर उन्होंने गोपाल से पूछा, अच्छा बेटा तुम क्या करते हो? गोपाल ने कहा, बाबा मैं एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करता हूँ। माँ बाप का देहांत होने के बाद अपना खाना खुद बनाता हूँ। पहले तो खाना अच्छा नहीं बनता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे कहीं कहीं से सीखकर खाना बनाना सीख लिया। अब मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हाँ बेटा, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, राम प्रकाश जी बोले। इतना सुनते ही गोपाल एक बार फिर राम प्रकाश जी से लिपट गया और रो कर कहने लगा, बाबा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मैं अकेला हूँ। क्या आप मेरे साथ मेरे बाबा बनकर रहेंगे? इतना सुनते ही राम प्रकाश जी ने भी गोपाल को रोते हुए गले से लगा लिया और बोले, मैं तुम्हारा बाबा बनकर तुम्हारे साथ ही रहूँगा। गोपाल की आंखों में भी आंसू थे। बाबा खुद भी चुप हो गए और गोपाल के भी आंसू साफ कर दिए। अब सो जा, सुबह तुझे नौकरी पर भी जाना होगा। राम प्रकाश और गोपाल दोनों सो गए। अब सुबह होती है। राम प्रकाश जी जल्दी उठ जाते हैं और गोपाल के लिए घर में रखे सामान से ही नाश्ता बनाते हैं। उसके बाद गोपाल को उठाते हैं। गोपाल उठकर राम प्रकाश जी को अपने पास बिठाता है और कहता है, बाबा आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। राम प्रकाश जी कहते हैं, बेटा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने नाश्ता पहले ही बना दिया है। गोपाल को बहुत हैरत हुई।
राम प्रकाश जी बोले, चलो अब जल्दी से नहाकर नाश्ता कर लो। इतने गोपाल नहाकर निकला, तब तक राम प्रकाश जी ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। गोपाल ने जैसे ही थोड़ा सा खाना खाया, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। इतना अच्छा खाना उसने जिंदगी में पहली बार खाया था। उसने बाबा के नाश्ते की तारीफ की और बाबा को थोड़े से पैसे देकर अपने काम पर चला गया। राम प्रकाश की बाजार गए और घर इस्तेमाल का सामान ले आए। दोपहर को उन्होंने खाना नहीं बनाया क्योंकि सुबह का नाश्ता बचा हुआ था, वही उन्होंने खा लिया। उन्होंने पूरे घर की सफाई की क्योंकि गोपाल अकेला रहता था। सुबह अपने काम पर चला जाता, रात को वापस आता, खाना रेस्टोरेंट में ही खा कर आता, आकर पढ़कर सो जाता। शाम के समय राम प्रकाश जी ने रात का खाना बनाया। जब गोपाल आ गया, दोनों ने मिलकर खाना खाया, परंतु राम प्रकाश जी ने खाना ऐसा बनाया हुआ था कि गोपाल बिना तारीफ किए नहीं रह पाया। राम प्रकाश जी ने कहा कि बेटा, मैं काफ़ी लंबे समय से खाना बनाते आ रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन रेस्टोरेंट में जाकर गोपाल ने अपने दोस्तों को राम प्रकाश जी के बारे में बताया कि वह खाना इतना अच्छा बनाते हैं कि अंगुलियां चाटते रह जाएं। गोपाल के दोस्तों को उसके बाबा से मिलने की और उसका खाना खाने की इच्छा हुई। उन्होंने गोपाल से उसके घर जाने को कहा कि शाम को हम भी तुम्हारे बाबा के हाथ का खाना खाने तुम्हारे घर आएंगे। जब बाबा ने सब लोगों को देखा तो खुश हो गए। उन्होंने सबको खाना दिया, परंतु उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा खाना दिया क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों के लिए खाना नहीं बनाया था। खाना खाकर उसके दोस्तों की आंखें खुले की खुली रह गई। उन्होंने बाबा की खूब तारीफ की। बाबा से कहने लगे, बाबा, आप हमारे साथ हमारे रेस्टोरेंट में काम करिए, खाना हम बना लिया करेंगे, आप सिर्फ हमें बता देना। बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा, अगर मैं रेस्टोरेंट में काम करूँगा तो हमारी सैलरी बंद कर रह जाएगी। हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। हम टिफ़िन सप्लाई करेंगे घरों में, दफ्तरों में और बाकी जगहों पर। आप वहां जाकर पता करो। गोपाल के दोस्त कल वापस आने का वादा करके चले गए। बाबा ने गोपाल को भी काम पर जाने से मना कर दिया। अगले दिन गोपाल और उसके दोस्तों ने जाकर ऑफिस और दफ्तरों में पता किया कि किस किस को लंच या डिनर चाहिए। बहुत लोग थे जो घर का खाना खाना चाहते थे, इसलिए उनके पास काफ़ी ऑर्डर हो गए। अगले दिन गोपाल रेस्टोरेंट जाकर अपनी सैलरी ले आया। उससे उन्होंने टिफ़िन और कुछ खाने पीने की सामग्री खरीदी। उसके बाद गोपाल बाबा ने मिलकर सभी ऑर्डर को पूरा किया, लेकिन पहुंचाने में गोपाल के दोस्तों ने उसकी सहायता करी। जिसने भी उनका खाना खाया, तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उनके पास ज़्यादा टिफ़िन का ऑर्डर आने लगा। गोपाल ने अब अपने दोस्तों को भी सैलरी पर अपने साथ लगा लिया। 1 महीने में ही उनके पास काफ़ी इकट्ठे हो गए। अब राम प्रकाश जी ने एक होटल की जगह किराए पर ली और गोपाल और उसके दोस्तों को होटल पर काम पर लगा लिया, लेकिन सप्लाई का काम भी वह करते रहे। धीरे धीरे उनका होटल अच्छे खाने की वजह से मशहूर हो गया। राम प्रकाश जी और गोपाल के पास अच्छे पैसे जमा हो गए। उन्होंने अपने होटल की जगह खरीदी और काम शुरू किया। उन्होंने वहाँ पर लोगों के लिए दिन रात को ठहरने की भी जगह बनाई। अच्छे खाने और अच्छी व्यवस्था होने की वजह से उनका होटल बहुत जल्दी मशहूर हो गया। राम प्रकाश जी गोपाल के दोस्तों को भी अच्छी तनख्वाह देने लगे। फिर उन्होंने होटल के लिए एक और जगह खरीदी। ऐसे ही देखते देखते उनके 10 होटल हो गए। अब उनका नाम अखबार और मैगज़ीन में भी छपने लगा क्योंकि उनके कुछ होटल बहुत ही ज़्यादा आलीशान थे। अब लोग उन्हें लाला राम प्रकाश जी कहकर बुलाने लगे। इतनी जल्दी तरक्की कोई नहीं करता, परंतु राम प्रकाश जी ने एक अखबार उनके बेटों के घर भी पहुंचता था, जिसमें अपने पिता का इतना बड़ा फोटो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। राम प्रकाश जी का इतना बड़ा बंगला और उनके पैसों और कारोबार को देखकर उनके बेटों और बहुओं के मन में लालच आ गया। वे सोचने लगे कि अगर मैं अपने पिता से माफ़ी मांगेंगे तो उन्हें माफ़ कर देंगे।
उनका सारा पैसा हमारा ही तो है, आखिर इतने पैसों का क्या करेंगे। अगले दिन राम प्रकाश जी के दोनों बेटे और बहू उनके बंगले पर पहुंचते हैं। बंगले को देखकर उनके होश उड़ गए और चौकीदार जाने से मना कर दिया तो वह चौकीदार के साथ झगड़ा करने लगे कि यह हमारे पिता का घर है, तुम हमें अंदर जाने से नहीं रोक सकते। शोर सुनकर राम प्रकाश जी और गोपाल बंगले से बाहर आए। अपने बेटे और बहुओं को देखकर उनको अपने पहले सब बातें याद आने लगी। राम प्रकाश जी को देखकर उनके बेटे कहने लगे कि पिताजी देखिए हम आ गए, अब हम भी आपके साथ रहेंगे। राम प्रकाश जी कहने लगे कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और गोपाल को गले लगा लिया। उन्होंने चौकीदार से कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता और इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दो। अब उनके बेटे और बहुएं अपने किए पर पछताने लगे। कुछ समय बाद राम प्रकाश जी ने गोपाल के लिए भी एक लड़की देखकर शादी कर दी। गोपाल की पत्नी बहुत संस्कारी थी, राम प्रकाश जी के साथ प्यार से रहती थी, उनकी सेवा करती थी। राम प्रकाश जी अब बहुत खुश थे और गोपाल और उसकी पत्नी के साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजारने लगे थे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।